Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। तो हम जानेंगे WHO के फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट के बारे में, FPPL के बारे में। The World Health Organization has published a report highlighting the first ever list of fungal priority pathogen, a catalog of the 19 fungi that represent the greatest threat to public health. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया एक रिपोर्ट को जो कि हाईलाइट कर रहा है पहला इवर लिस्ट को फंगल प्रायोरिटी पैथोजन के बारे में, जो कि एक कैटलॉग है 19 फंगी के बारे में बता रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट थ्रेट पब्लिक हेल्थ के लिए। Emerging from the shadow of the bacterial antimicrobial resistant pandemic, fungal infections are growing and are even more resistant to treatment, becoming a public health concern worldwide. एमर्ज करते हुए शेडो से बैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट पेंडेमिक के फंगल इन्फेक्शन जो है वो ग्रो कर रहा है और अब ये क्या है और ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया है ट्रीटमेंट के। ये क्या है पब्लिक हेल्थ कॉन्सर्न बन गया है पूरे विश्व के लिए। WHO फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। WHO FPPL is the first global effort to systematically prioritize fungal pathogen. जो WHO का फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट है ये पहला ग्लोबल एफर्ट है जो कि सिस्टमेटिकली प्रायोरिटाइज कर रहा है फंगल पैथोजन को। इट इज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी, क्रिटिकल, हाई एंड मीडियम प्रायोरिटी। इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी पे, क्रिटिकल, हाई और मीडियम प्रायोरिटी पे। फंगल पैथोजन आर मेटल थ्रेट एज ओनली few classes of anti-fungal medicine are currently available. Fungal infection are becoming more common, especially after pandemic. Fungi are becoming more resistant to treatment. फंगल पैथोजन जो है ये एक मेजर खतरा बन गया है क्योंकि सिर्फ 4 क्लास है एंटी फंगल मेडिसिन का जो कि अभी अवेलेबल है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है स्पेशली पेंडेमिक के बाद। अब फंगी जो है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया है ट्रीटमेंट को लेके। स्टेप्स जिसकी आवश्यकता है, इफेक्टिव सर्विलेंस, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इफेक्टिव सर्विलेंस करना होगा, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की आवश्यकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन की आवश्यकता है ताकि इसको रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करक्यूमिन कंपाउंड। तो हम जानेंगे करक्यूमिन कंपाउंड के बारे में। Researchers of the Transdisciplinary University of Health Science and Technology, Bengaluru, have validated the immunity-boosting ability of the curcumin compound against mastitis in cattle. जो रिसर्चर है ट्रांसडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के, उन्होंने वैलिडेट किया है जो इम्यूनिटी बूस्टिंग एबिलिटी है करक्यूमिन कंपाउंड का मेस्टिसिस के खिलाफ कैटल में। करक्यूमिन इट इज ए येलो पिगमेंट फाउंड प्राइमरली इन टर्मरिक। इट इज polyphenol compound with anti-inflammatory property and allegedly has the ability to increase the number of antioxidants that the body produces. ये एक येलो पिगमेंट है जो कि मेनली पाया जाता है टर्मरिक में। ये एक पॉलीफेनल कंपाउंड है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और ये रखता है एबिलिटी इंक्रीज करने का नंबर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट को जो बॉडी प्रोड्यूस करता है। Till now, clinical research has not confirmed any medical use for curcumin in humans. However, it is commonly used in Ayurvedic prescription. Apart from medicine, it is used as a flavoring as well as for coloring agent in food. अभी तक क्या है जो क्लिनिकल रिसर्च है इसने नहीं कन्फाइंड किया है किसी भी मेडिकल यूज को करक्यूमिन का ह्यूमन के लिए, लेकिन जो कॉमनली इसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन पे। इसके अलावा जो मेडिसिन होता है इसका यूज किया जाता है फ्लेवरिंग के तौर पे भी और कलरिंग एजेंट के लिए भी फूड पे। ये जो इम्प्लीकेशन है रिसर्च का, द वैलिडेशन टू कुरकुमिन टर्मरिक एज एविडेंस बेस्ड इम्यूनो बूस्टर इन कैटल। ये वैलिडेट कर रहा है जो कुरकुमिन या टर्मरिक का एक एविडेंस बेस्ड इम्यून बूस्टर के तौर पे कैटल के लिए। लोअर AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अनकंट्रोल यूज ऑफ एंटीबायोटिक रिजल्ट इन इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो लोअर AMR हो जाता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अनकंट्रोल जो यूज होता है एंटीबायोटिक का इसके कारण इंक्रीज हो जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू मैस्टिसिस इन इंडिया एक्सीड्स 13,000 करोड़ एनुअली, दिस कैन बी लोअर। और जो इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है मैस्टिसिस के कारण भारत में वो 13,000 करोड़ से अधिक है हर एक साल का, इसको लोअर किया जा सकता है। Crossbreed cattle are more vulnerable to mastitis. State like Kerala, where more than 96% cattle are crossbreed, control of mastitis is necessary. और जो crossbreed cattle होते हैं वो सबसे ज्यादा vulnerable है mastitis के लिए। स्टेट जैसे कि केरला हो गया वहाँ पे more than 96% cattle जो है वो crossbreed है, इसलिए कंट्रोल करना mastitis को बहुत ही आवश्यक हो जाता है। बोविन मेस्टिसिस। बोविन मेस्टिसिस है क्या? इट इज अ कंडीशन विद द persistent and inflammatory reaction of the other tissue due to their either physical trauma, injury or infection caused by various microorganisms including virus, mycoplasma, fungus, bacteria.
जो बोवाइन मैस्टिसिस है आपका, ये कंडीशन है इसमें परसिस्टेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखा जाता है अदर टिश्यू पे, चाहे वो फिजिकल ट्रॉमा या इंजुरियों के कारण हो या इन्फेक्शन जो कि आपका वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जैसे कि वायरस, माइक्रोप्लाज्मा, फंगस, बैक्टीरिया के कारण। क्या सिम्टम्स होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर इनटू अ रेड हार्ड मास विथ पेन, मिल्क इज टोटली स्टॉप और इज सिवियरली रेस्ट्रिक्टेड, मिल्क प्रोड्यूस कंटेन ब्लड क्लॉट एंड हैज अ फॉल स्मेल। जो इन्फ्लेमेशन होता है अदर का, इसके कारण रेड हार्ट मास देखा जा सकता है, पेन होता है। मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो टोटली रुक जाता है, वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें ब्लड का क्लॉट देखा जा सकता है और उसका फॉल स्मेल होता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो नो वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट मैस्टिसिस, एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज यूज एज एप्लीकेबल। कोई वैक्सीनेशन जो है वो अभी एप्लीकेबल नहीं है मैस्टिसिस को लेके, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो एप्लीकेबल है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैल्मोनेला। हम जानेंगे सैल्मोनेला के बारे में। रिसेंट स्टडी हैव फाउंड दैट एमर्जेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सैल्मोनेला टाइफिमुरियम DT104 दैट काउज इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड कैटल। अभी जो हाल फिलहाल का स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो इमरजेंस हो रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट सैल्मोनेला टाइफिमुरियम DT104 का, इसके कारण इन्फेक्शन जो है ह्यूमन या कैटल में देखा जा रहा है सैल्मोनेला। They are gram-negative bacteria containing double cell wall, hence they are highly resistant to antibiotic. ये जो आपका सैल्मोनेला होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसपे डबल सेल वॉल होता है, इस कारण ये हाईली रेजिस्टेंस हो जाते हैं एंटीबायोटिक से। Most infection are due to the ingestion of food contaminated by animal feces or by human feces, such as by a food service worker at a commercial eatery. ज्यादातर इन्फेक्शन जो है आपका वो इंजेक्शन के कारण होता है। अगर आप फूड खा रहे हैं जो कि कॉन्टामिनेटेड होगा एनिमल फेसेस या ह्यूमन फेसेस से, जैसा कि फूड सर्व किया जाता है कुछ वर्कर के द्वारा कमर्शियल इटरी पे, तो आपको हो सकता है ये डिजीज। दो मेन ग्रुप है इसका, टाइफॉइडल और नॉन टाइफॉइडल, दोनों के बारे में जानेंगे। नॉन टाइफॉइडल सेरोटाइप्स आर जूनोटिक एंड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। दे यूजुअली इन्वेड ओनली द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। जो नॉन टाइफॉइडल सेरोटाइप होता है वो जूनोटिक होता है, ये ट्रांसफर होता है एनिमल से ह्यूमन को और ह्यूमन से ह्यूमन को। ये यूजुअली इन्वेट करता है सिर्फ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को। जो आपका दूसरा था टाइफॉइडल सेरोटाइप कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन एंड कैन बी काउज फूड बॉर्न इन्फेक्शन। और जो टाइफॉइडल सेरोटाइप होता है ये ट्रांसफर होता है सिर्फ ह्यूमन से ह्यूमन पे और इसके कारण फूड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है। Recent study reported an annual incident of as many as 360 cases of typhoid fever per 1 lakh people, with an annual estimate of 5 million cases and 8,930 deaths in India. जो रिसेंट स्टडी है तो रिपोर्ट किया गया है कि जो एनुअल इंसिडेंट है कम से कम 360 केसेस का है टाइफॉइड फीवर का पर 1 लाख पीपल पे, और एनुअल एस्टिमेट जो है इसका 5 मिलियन केसेस में 8,930 डेथ का है, यानी 0.2% का फैटेलिटी रेट है इसका भारत में। ये आप देख सकते हैं जो सैल्मोनेला का स्ट्रक्चर आपका, ये इसका पिलाई हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्मा है इनसाइड, ये राइबोसोम हो गया जो गोल गोल आप देख रहे हैं, ये जो आउटर में आप देखें ये फ्लैगेला, ये आपका प्लाज्मिड है, वो उसके अंदर डीएनए है सैल्मोनेला का, ये प्लाज्मोडियम है, ये आपका जो सेल वाल बताया गया था जो डबल है, और ये आपका कैप्सूल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू फिंगर टेस्ट। हम जानेंगे टू फिंगर टेस्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट एनी पर्सन कंडक्टिंग द इन्वेसिव 2 फिंगर और 3 फिंगर वैजाइनल टेस्ट ऑन द रेप और सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी पर्सन अगर वो कंडक्ट करता है इन्वेसिव 2 फिंगर या 3 फिंगर वैजाइनल टेस्ट को रेप या सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर पे, तो उसको गिल्टी पाया जाएगा मिसकंडक्ट के लिए। 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है? द टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक वेदर द विक्टिम हैज हैड रीसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, द विक्टिम ऑफ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट। ये जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया जाता है चेक करने के लिए कि क्या विक्टिम का रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, क्या विक्टिम ऑफ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उनका, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको लेके? द टेस्ट हैड नो साइंटिफिक बेसिस, इट नाइदर प्रूफ नॉर डिसप्रूव एलिगेशन ऑफ रेप। टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये ना ही प्रूव कर सकता है ना ही डिसप्रूव कर सकता है जो एलिगेशन है रेप का। कोर्ट ऑल्सो ऑर्डर 2 फिंगर टेस्ट टू बी रिमूव फ्रॉम द सिलेबस ऑफ मेडिकल एजुकेशन। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो 2 फिंगर टेस्ट है इसको रिमूव किया जाए सिलेबस से मेडिकल एजुकेशन के। गाइडलाइंस क्या दिया गया है? द कोर्ट ऑर्डर दैट द गाइडलाइंस विल बी सर्कुलेटेड टू प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो गाइडलाइंस है इसको सर्कुलेट करना है प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस फॉर हेल्थ प्रोवाइडर फॉरबिड द एप्लीकेशन ऑफ 2 फिंगर टेस्ट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का गाइडलाइंस है हेल्थ प्रोवाइडर के लिए, ये फॉरबिड करता है जो एप्लीकेशन है 2 फिंगर टेस्ट का। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था? 2 फिंगर टेस्ट एंड द इंटरप्रिटेशन वायलेट द राइट ऑफ रेप सर्वाइवर टू प्राइवेसी, फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो 2 फिंगर टेस्ट है जो इंटरप्रिटेशन है ये वायलेट करता है जो राइट है रेप सर्वाइवर का, प्राइवेसी, फिजिकल, मेंटल इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी का।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या गाइडलाइंस इसको लेके, रेप टेस्ट किट डिटेलिंग टूल्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एविडेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। जो रेप टेस्ट किट होता है, डिटेलिंग टूल होता है, इसकी आवश्यकता है कलेक्ट करने के लिए एविडेंस को सेक्सुअल असॉल्ट का। सेक्शन 53A इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सेक्शन 53A है इंडियन एविडेंस एक्ट पे, द एविडेंस ऑफ ए विक्टिम कैरेक्टर और हर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रिलेवेंट टू द इश्यू ऑफ कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ द कंसेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस। जो एविडेंस है विक्टिम के कैरेक्टर का व उनके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का किसी भी पर्सन के साथ, वो रिलेवेंट नहीं है जो कंसेंट या क्वालिटी ऑफ कंसेंट को लेके, प्रोसिक्यूशन को लेके सेक्सुअल ऑफेंस के केस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनरेगा, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी कंसीडर कर रखा है। An internal study commissioned by the Ministry of Rural Development has asked for decentralization of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, allowing more flexibility at the ground level। एक जो इंटरनल स्टडी जिसको कि कमीशन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, उसमें बोला गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को, ताकि और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जा सके ग्राउंड लेवल पे। की सजेशन क्या दिया गया है, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ परमिसिबल वर्क इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग द टाइप ऑफ परमिसिबल वर्क। और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है परमिसिबल वर्क पे, ना कि सिर्फ लिस्ट करने की बहुत सारे परमिसिबल वर्क को। Broad category of work may be listed out. Flexibility should be given at ground level to select the type of work as broad category. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होगा ग्राउंड लेवल पे ताकि सिलेक्ट किया जा सके टाइप ऑफ वर्क को ब्रॉड कैटेगरीज पे। पे द फंड टू ग्राम सभा इन एडवांस इंस्टीड ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड। पे किया जाए फंड को ग्राम सभा को एडवांस पे, ना कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड का। टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट डिले इन फंड डिस्पर्सल, रिवॉल्विंग फंड कैन बी यूटिलाइज वेन एवर देयर इज डिले इन द सेंट्रल फंड। और अवॉइड करने के लिए जो फ्रीक्वेंट डिले होता है फंड के डिस्पर्सल पे, रिवॉल्विंग फंड को यूटिलाइज करना चाहिए जब भी डिले हो सेंट्रल फंड पे। कंसर्न लेकिन क्या है इसको लेके, द डिले इन द मटेरियल कंपोनेंट इट फोर्स बेनिफिशियरी टू बाय द कंस्ट्रक्शन मटेरियल देमसेल्फ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जो डिले होता है मटेरियल कंपोनेंट में, ये फोर्स करता है बेनिफिशियरी को कि वो बाय करे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को खुद से कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को। अगर हम वेजेस की बात करें, द स्टडी ऑल्सो नोटेड दैट मनरेगा वेजेस वर फार बिलो द मार्केट रेट इन मैनी स्टेट। इस स्टडी में पाया गया है कि जो मनरेगा का वेज है वो काफी कम है मार्केट रेट से बहुत सारे स्टेट में। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर द रेट इज 2014 पर डे, वाइल प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऑफर 600 to 700 पर डे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, जो रेट है वो 214 रुपीज है पर दिन का, जबकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर 600 से 700 पर डे देते हैं। मनरेगा के बारे में हम जान लें। The scheme was introduced as a social measure that guarantee the right to work। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था एक सोशल मेजर के तौर पर, जो कि गारंटी करता है राइट टू वर्क को। जो लोकल गवर्नमेंट है वो लीगली प्रोवाइड करता है कम से कम 100 डेज का वेस्ट एम्प्लॉयमेंट को रूरल इंडिया पे, ताकि इनहेंस किया जा सके क्वालिटी ऑफ लाइफ को। की ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। यानी ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव मनरेगा का है कि वो जनरेट करे पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट को, जो कि 100 डेज से कम नहीं होना चाहिए हर एक वर्कर के लिए जो कि वॉलंटियरली तैयार हो काम करने के लिए अनस्किल्ड लेबर को। अनस्किल्ड लेबर यहाँ पे कंडीशन है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट इन रूरल एरिया सच एज वेल, पॉन्ड, रोड एंड कैनल। क्रिएट किया जाता है ड्यूरेबल एसेट को रूरल एरिया पे, जैसे कि वेल हो गया, पॉन्ड हो गया, रोड हो गया, कैनल हो गया। रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया। रिड्यूस किया जाता है अर्बन माइग्रेशन को रूरल एरिया से। एलिजिबिलिटी की हम बात करें इसकी अगर, तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया टू सीक नरेगा बेनिफिट। आपको भारत का सिटीजन होना होगा अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो। जॉब सीकर हैज कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जो जॉब सीकर होंगे उनका 18 ईयर ऑफ एज हो जाना चाहिए एप्लीकेशन के दौरान। और जो एप्लीकेंट है वो पार्ट होने चाहिए लोकल हाउस होल्ड के, यानी एप्लीकेशन जो है वो आपको लोकल ग्राम पंचायत के पास ही करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटेशन फी। तो हम जानेंगे कैपिटेशन फी के बारे में कि है क्या। Recently, the Madras High Court held that any amount or donation collected by private educational institution in exchange for admission will be termed as capitation fee, and that collection of capitation fee is illegal and punishable। अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अमाउंट या डोनेशन अगर कलेक्ट किया जाता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक्सचेंज में एडमिशन के लिए, तो उसको कैपिटेशन फी माना जाएगा, और वो जो कलेक्शन होगा कैपिटेशन फी का वो इलीगल है और पनिशेबल है। कैपिटेशन फी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन लॉ, कैपिटेशन फी रिफर्स टू द कलेक्शन of payment by educational body not included in the prospectus of the institution, usually in exchange for admission to the institution। इंडियन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में जो कैपिटेशन फी है ये रिफर करता है जो कलेक्शन होता है पेमेंट का एजुकेशनल बॉडी के द्वारा, जो कि मेंशन नहीं है प्रोस्पेक्टस में इंस्टीट्यूशन के, यूजुअली एक्सचेंज में एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूशन पे। इससे रिलेटेड लॉ क्या है, द प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी बिल 2010 डील विद द मैटर रिलेटेड टू कैपिटेशन फी। और जो प्रोहिबिशन ऑफ
स्टॉप अनफेयर प्रैक्टिस इन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी बिल 2010 का है। ये डील करता है जो सारे मैटर रिलेटेड होते हैं कैपिटेशन फी से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और जरा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.